10th के फिजिक्स पोर्शन से फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक, तो जनरली हम इसके बारे में यहाँ पर क्लियरली बात करेंगे। सबसे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारी लाइट, यानी कि ये क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म है जिसके बारे में हम बात करेंगे और उसका नेचर वो कैसा होता है कि जब वो किसी मीडियम से पार करती है या किसी मीडियम से टकराती है, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइट। अगर हम लाइट की बात करें तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और ये हमारी हेल्प करती है टू सी द ऑब्जेक्ट। जब कोई भी लाइट किसी, जैसे सपोज करें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई लाइट आए इस पर पड़े और इससे रिफ्लेक्ट होकर ये जाकर गिरती है हमारी आंखों पर। ठीक, तो जब ये हमारी आंखों पर गिरती है तो हमको वो चीज़ नजर आती है, यानी कि इट इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से हमको क्या करती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, इट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, इट रिफ्लेक्शन, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेस टू आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। ठीक, इट इज व्हाट द बिहेवियर ऑफ लाइट दैट मेक अस एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं, जो लाइट होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। हम यहाँ पे भी जो देख रहे हैं ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में वो जाकर उस पर इंसिडेंट हुई है और स्ट्रेट लाइन में वो क्या हुई है, उससे रिफ्लेक्ट हुई है, तो इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्मेशन ऑफ शैडो, यानी कि इसकी जो कॉमन फिनोमिना है वो शैडो का फॉर्मेशन करना। जैसे सपोज करें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, ये कोई वॉल है, जैसे ये वॉल है यहाँ पर, अगर यहाँ से लाइट आएगी, ठीक, तो लाइट इससे टकरा जाएगी, तो इसके पीछे वाला जो एरिया है, ये जो लाइट है इसके पीछे वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या होगी, इस वॉल की शेडो बन जाएगी। इसी का बोलेंगे हम शेडो। तो यहाँ पर वॉल की क्या बनेगी, शेडो। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो मेन रीजन है लाइट के बारे में वो है कि फॉर्मेशन ऑफ शेडो करती है। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर एंड लेंसेज, यानी कि जो मिरर और लेंसेज होते हैं उन पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे सबसे कॉमन चीज़ मैं बताता हूँ, हम सबके घरों पर एक प्लेन मिरर होता है। ठीक, प्लेन मिरर क्या होता है, उसकी पीछे वाली सरफेस पे क्या रहता है, एक पॉलिश हुआ रहता है। ठीक है, हम बात करेंगे कौन से पॉलिश की। और जब हम इसके सामने खड़े होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम खड़े हों, जैसे बहुत अच्छी फिगर बन गई है, ठीक है, तो ये आप स्मार्ट से इसके सामने खड़े हो, तो जब आप इसके सामने खड़े होते हो तो इसके अंदर, मिरर के अंदर भी क्या बनती है, आपकी इमेज बन जाती है। ठीक है, तो पहला काम तो ये होता है। दूसरा लेंसेज, लेंसेज आप जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल दादा या दादी के पास लेंसेज होते हैं, चश्मे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस लेंसेज के अंदर भी क्या बनती है, इमेज बनती है। और इमेज बनती कहाँ पर है वो हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर। दूसरी चीज, बेंडिंग ऑफ लाइट बाई अ मीडियम, यानी कि किसी मीडियम के अंदर, जैसे ये बात कर रहे हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे सपोज करें अगर ये ऊपर वाली सरफेस है, ये मीडियम है 1 और नीचे ये सब वाटर है, तो ये नीचे वाला हो गया वाटर, तो इसको बोलेंगे मीडियम 2। तो जब कोई भी लाइट आएगी ऊपर से और वो इस पर टकराएगी, ठीक है, इस मीडियम से क्या करेगी, टकराएगी, तो वो बैंड हो जाएगी किधर, ये जो हम नॉर्मल बना रहे हैं नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, और इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल। रिफ्लेक्शन कहाँ पे था, ये था, रिफ्लेक्शन ये था। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जिस मीडियम में से लाइट आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। यहाँ पर क्या होता है रिफ्रैक्शन में, कि एक मीडियम से आएगी और दूसरे मीडियम में चली जाएगी। अब बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों है, ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का जो मेन रीजन है वो रीजन ये है कि जैसे सपोज करें ये बहुत सारी एयर की लेयर्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारी एयर की लेयर्स है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है वो खूबसूरत सा स्टार, ठीक है, और जब क्या होगा, ये लेयर मूव करेगी इधर, ये लेयर मूव करेगी इधर, ये इधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी, तो जब लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं तो कभी तो हमको ये चमकता हुआ दिखता है, कभी ऐसा लगता है कि ये दिखना बंद हो गया, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो दैट इज हैपनिंग कि जब लेयर्स की सीधी एक रेज बन के हमारी आंखों पर आके पड़ेगी, यानी कि ये मेरी आंखें हो गई अगर लेंस से, तुम्हारी आंखें हो गई, किसी की भी आंखें हैं लेंस से, तो जब ये हमारी आंखों के ऊपर आके पड़ती है तभी हमको वो चीज़
क्लियरली नज़र आती है। लेकिन इसकी वजह से मीडियम चेंज हो रहे हैं हर बार, ये मीडियम अलग होगा, ये मीडियम अलग होगा, ये मीडियम अलग होगा, ये मीडियम अलग होगा। तो इस तरीके से जो मीडियम्स हैं, वो मीडियम्स अलग बनने से मतलब होता है किसी मीडियम का डेंसर होना, किसी मीडियम का लाइटर होना। ठीक, अगली बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ये कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? इसका आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे क्लियरली इस चीज़ को समझ लेंगे कि वाटर मॉइस्चर, एयर के अंदर क्या रहता है? वाटर मॉइस्चर, वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में रहता है। ठीक, जब कोई भी लाइट आएगी और इन ड्रॉपलेट पे पड़ेगी, ये ड्रॉपलेट क्या करती हैं? उस लाइट को उसके 7 कलर्स के अंदर क्या कर देती हैं? स्कैटर कर देती हैं। ठीक, इस तरीके से इसको दिखाते हैं हम विबग्योर के नाम से, जिसको रेनबो बोलते हैं उसको विबग्योर के नाम से। तो सबसे ऊपर आपको जैसे रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, इंडिगो होगा, वॉयलेट होगा, तो ये सारे कलर का क्या बन जाता है? एक रेनबो रेनबो बन जाता है। दैट इज व्हाट वी सी। ठीक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है वही रिफ्लेक्शन का, कि ये लाइट जाके पहले इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों पे, ये जैसे तुम खड़े हो ना, तो ये बॉय, तो ये तुम खड़े हो, तो दैट्स वाई ये यहाँ पर आगे पड़ेगी और ये चीज़ हमको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, वहां पर लाइट ही ना हो, तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वहां पे डार्कनेस होगी। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे देखो, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि देखो जी, ये जो बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी की वजह से यहाँ से जो ये लाइट जाएगी इससे टकराई, जब ये टकराई तो इसके बाद ये लाइट आई इस तरफ, रिफ्लेक्ट होगा, हमको वो दिखाई दी। ये ऑब्जेक्ट भी हमको दिखाई दे रहा है बिकॉज इससे क्या निकल रही है? लाइट, और वो लाइट जाकर हमारी आंखों से टकरा रही है, दैट्स वाई ये भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो दैट इज ड्यू टू कि जब तक तुम्हारे पास लाइट रेज नहीं आएंगी और वो तुम्हारी आई के अंदर एंटर नहीं करेंगी, तब तक तुमको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं इक्वल एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे सपोज करें कोई लाइट जब आकर किसी एक पॉइंट पे टकराती है, तो उस टकराने वाली लाइट को बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, और वो उस पॉइंट पे टकराने के बाद फिर क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम के अंदर। ये मीडियम एक ही है, ये मीडियम एक ही है, सिमिलर मीडियम है ये। ठीक है, तो सेम मीडियम के अंदर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब रिफ्लेक्ट होगी और उस पॉइंट को हम किसी पॉइंट से क्या करते हैं? बीच से डिवाइड कर दें। ठीक, बिल्कुल उस पॉइंट को काटते हुए, इस पॉइंट को, इसे बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट। नॉर्मल लाइन है ये, और ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्मल पॉइंट। ठीक, तो जिस पॉइंट से, नॉर्मल पॉइंट से हमने अभी ये एंगल बनाया है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल रहा था मैं इंसिडेंट, और इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है इंसिडेंट रे। तो इस नॉर्मल के साथ जो हमने अगर इंसिडेंट का एंगल बनाया तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक, और यहाँ से जो एंगल बनाया उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और हमेशा याद रखना कि भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो हमेशा रिफ्लेक्शन के अंदर एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर। एंड इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, यहाँ पे ये दिखाया गया है। जैसे सपोज करें ये दूसरा जो मीडियम है, ये शो कर रहा है यहाँ पे रिफ्रैक्शन को। ठीक, ये रिफ्लेक्शन को शो नहीं कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। जैसे ये चीज़ है, एंटर करी अंदर, और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मीडियम, जो ऊपर वाला मीडियम था, ये मीडियम क्यों है? लेस डेंस है। लेकिन अंदर वाला मीडियम जो है वो मोर डेंस है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भाई गैस के मॉलिक्यूल से ज़्यादा करीब करीब रहते हैं, तो वो क्या हो गया? मोर डेंस हो गया। दैट्स वाई यहाँ पर जो लाइट एंटर करेगी वो अपने एंगल से थोड़ी सी क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेंड। तो बेंड होने की वजह से तुमको ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है यहाँ पर, यहाँ जाना तो इसको यूं चाहिए था, लेकिन तुमको उसके अलग यूं जाते हुए नज़र आ रहा है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? दैट इज़ ए रिफ्रैक्शन की वजह से वो बैंड होते हुए तुमको नजर आएगा। ठीक है, फिर हमने बात की थी रेनबो की, वाटर वगैरह होता है, वाटर मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, जब कोई भी लाइट उससे टकराती है तो वो क्या हो जाती है? अपने 7 कलर के अंदर, यानी कि ये प्रिज्म की तरह काम करती है ड्रॉपलेट्स, और वो 7 कलर के अंदर ब्रेक हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक, इसके स्कैटर या डिस्पर्जन की वजह से हमको रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, इसको याद करते हैं हम
विबग्योर के नाम से। ठीक है, विबग्योर के अंदर इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो लोएस्ट हो जाएगी और जो एनर्जी होगी वो हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक, ये जो है इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगी और एनर्जी लोएस्ट होगी। ठीक, ये वाइट लाइट थी, प्रिज्म के अंदर गई और स्कैटर हो गई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, तो ये विबग्योर कलर जैसे आते हैं, ये यही है। ठीक, वेवलेंथ को दिखाते हैं हम लैम्डा से और एनर्जी को दिखाते हैं हम ई से। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उल्टा रिलेशन है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है वेवलेंथ से। ठीक है, वेवलेंथ से क्वेश्चन आता है कि भाई देखो ये जो रेड कलर है वो कम रिफ्लेक्ट होता है, मतलब कम डेविएट होता है अपनी मेन डायरेक्शन से, बल्कि जो वॉयलेट या ब्लू कलर है वो ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न होता है कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो जो उसका अपने एंगल पे डेविएशन होगा वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद कम हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर किसी पॉलिश सरफेस पे, जैसे सपोज करें ये कोई पॉलिश सरफेस है, ये नीचे वाली सरफेस पे इसके पॉलिश हुआ हुआ है। ठीक, इससे कोई लाइट आकर इसके ऊपर गिरे तो इसे बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। ठीक है, इस पर आके गिर गया यहाँ, तो यहाँ से इसी पॉइंट से क्या होगा, सेम मीडियम के अंदर ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पॉलिश सरफेस है, एक बढ़िया से पॉलिश सरफेस। तो ये कहलाती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और अगर मैं इसी पॉइंट से एक नॉर्मल लाइन खींच दूं जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम फर्दर जब लॉस की बात करेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे किस तरीके से। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक, फिर यहीं से रिफ्लेक्टेड पॉइंट है। ठीक, और यहीं पर तुम्हारा ये जो है नॉर्मल पॉइंट है। तीनों के तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पर मिल रहे हैं। इसी को अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये फिगर समझ में आ गई होगी तो तुम बड़े क्लियरली समझ जाओगे। ठीक, तो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, पहले रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि देखो भाई, लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश सरफेस, यानी कि ऐसी सरफेस जिस पे बहुत अच्छे से पॉलिश किया गया है। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप मिरर का, तो मोस्ट ऑफ द लाइट सेंड बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी कि जब वो लाइट आके टकराएगी तो वो सेम मीडियम में क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, फिर बात करेंगे हम लॉस की। तो हम अभी बात कर चुके हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि क्लियरली इन्होंने बोला है भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है, बराबर है। तो ये हमारा यहीं से आता है फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ कहता है कि भाई जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों मिरर के किसी एक ही पॉइंट में मिलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट इंटेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, यानी कि ये सब के सब क्या करते हैं, सेम प्लेन में पाए जाते हैं। ये क्या है, एक प्लेन है जिस पे ये सब के सब क्या करेंगे, पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसको फिगर के थ्रू हम एक बार और समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा मिरर था, ये हमारी इंसिडेंट रे थी जो आई, ठीक, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी जो गई, और ये हमारा इक्वली हमने डिवाइड किया तो इसको हमने नाम दे दिया नॉर्मल। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कहला दिया हमारा इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ से यहाँ तक का कहला दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ऐसे सिमिलरली अगर कोई मिरर हो तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे होगी और ये नॉर्मल होगा और फिर ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ वाला एंगल जो कहलाएगा इसको हम नाम दे रहे हैं वही द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ वाले को बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ इंसिडेंट और रे ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो है हमारी ऊपर की ओर जा रही है, और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या करते हैं, किसी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि दे लाइज इन सेम प्लेन, किसी एक और सेम प्लेन पर ही क्या करेंगे, लाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर।
देखो अपने घरों में जब यूज़ किया जाता है नॉर्मली, वो सारे के सारे मिरर्स जो होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं, ठीक है। अब प्लेन मिरर के अंदर क्या है, खास बात है कि जब तुम इसके सामने खड़े होगे तो जैसे तुम सामने खड़े हो तुमको एकदम सीधी इमेज नजर आएगी, बिल्कुल जैसे तुम खड़े हो वैसी की वैसी इमेज, ठीक है। दूसरी चीज, इमेज ऑफ इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तुमको इमेज इतने ही साइज की नजर आएगी जितने कि तुम उसके सामने खड़े हो, ठीक है। इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि तुम उससे जितना दूर खड़े होगे मिरर के अंदर ध्यान से देखोगे तुमको मिरर के अंदर भी वो इमेज इतनी ही दूर खड़ी हुई नजर आएगी, ठीक। मिरर फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जब इसके फ्रंट ऑफ इट मिरर के खड़ा होता है तो उसको इतनी ही दूर खड़ी दिखाई देती है जितनी कि वो खड़ा है, ठीक। तीसरी चीज आती है जो आपको समझनी है, फोर्थ थिंग, दैट इज वर्चुअल, यानी कि जो इमेज है दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, या आप इसको स्क्रीन वगैरह लगा के उसके ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये इमेज जो है वर्चुअल है, यानी कि ये इमेज एक तरीके से आभासी है, आभासी इमेज है, यानी कि तुमको लग रहा है कि हाँ जी कोई ना कोई इमेज या कोई ना कोई बंदा तुम्हारे उसके सामने खड़ा है जैसे कि तुम ही खड़े हो। और सबसे लास्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, कि जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, अपोजिट। जैसे सपोज करो आप मिरर पे सब खड़े हो तो आपका जो हैंड है राइट वाला हैंड, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो सामने खड़ा है आपके बिल्कुल अपोजिट होगा, तो उसका जो राइट हैंड होना चाहिए जो तुम्हारे मुताबिक, अगर कोई बंदा सामने खड़ा होगा तो उसका जो राइट हैंड हो वो किस तरीके से दिखाई देगा, दैट इज पॉसिबल कि तुम समझ जाओ, ठीक है। कि अगर तुम उल्टे होकर खड़े हो जाओ मिरर के सामने तो तुम्हारा राइट हैंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, ठीक। तो जैसे ये जो साइड होगी तुम्हारी तुमको इधर नजर आ रही है और ये जो वाली साइड है वो तुमको इधर नजर आ रही है, ठीक। लेकिन अगर तुम इस तरीके से घूम के खड़े होते तो दोनों की दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो। अब बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, यानी कि जो मिरर क्या होते हैं किसी बड़े गोलाकार हिस्से को काट कर बनाए गए हों। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सेकेंड दें आप मुझे, एग्जैक्टली सपोज करें ये कोई एक स्फेयर है, ठीक। अगर मैं इस स्फेयर से क्या करता हूँ, सिर्फ इतने हिस्से को काट लूँ, ठीक है, इतने हिस्से को काट लूँ तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब मैंने इसके इस हिस्से पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया, इधर वाले स्फेयर के इस हिस्से को काट लिया तो ये सारा हिस्सा आ गया। अब मैंने इसके अंदर की ओर पॉलिश कर दिया, तो ये मिरर कहलाएंगे ना, ये मिरर कहलाएंगे जिनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि हमने पॉलिश कर दिया तो ये मिरर तो बन गए, लेकिन इनकी ये सी वाली सरफेस जो वो रिफ्लेक्टेड हो गई और इसकी जो है इंटरनल सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड हो गई, तो इसकी इंटरनल सरफेस, इंटरनल सरफेस जो होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, रिफ्लेक्टेड माने रिफ्लेक्ट कर पाएगी। और इसकी क्या है, आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टेड होगी, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि भाई ये क्या होता है, किसी स्फेरिकल मिरर की जो कर्व्ड होते हैं वो कर्व्ड कटे हुए जो होते हैं या कर्व्ड को जो निकाला जाता है उन्हीं को बोलते हैं हम मिरर्स, ठीक है। तो ये मिरर्स कहलाते हैं इस तरीके से। अब हमको करना क्या है इसके अंदर, हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स जो है वो कर्व्ड मिरर है, यानी कि कर्व होते हैं थोड़े से, विच इज ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर, यानी कि ये जो हमने जो लिया था अभी होलो स्फेयर ही तो था, इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, जिसमें एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, एक होगा कॉनकेव मिरर और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब हमने जो ये मिरर लिए हैं अभी, इनमें से कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का जो लास्ट वर्ड आया है ये केव, ये कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, केव की तरह होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, केव की तरह होते हैं, ठीक। तो इन केव के जैसे मिरर्स को क्या बोलते हैं हम, ये हमारे मिरर्स क्या हो जाएंगे, ये कॉनकेव मिरर्स हो जाएंगे। अब इसमें पढ़ना क्या है हमको कि स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, किसकी ओर, अंदर की ओर। अब देखो हमने बाहर तो ये पॉलिश किया था अभी, जब बाहर पॉलिश कर देंगे तो अंदर की सरफेस क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगी, ये सी वाली,
रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, दैट्स वाई ये क्या कहलाते हैं, हमारे कॉनकेव मिरर कहलाते हैं। केव जैसे होती है, केव के ऊपर जो झाड़ी वगैरह होती है और अंदर से क्या होता है वो एकदम खुली हुई होती है, तो इसी तरीके से क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर्स होते हैं। फिर rays light parallel to the principal axis after reflection forms a concave mirror meets at a point जो क्या होता है, converge on our principal axis, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उस पे आके कन्वर्ज हो जाएगा। इसको समझ लो तुम कैसे, हम बात ही कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। जैसे सपोज करें ये तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसकी बाहरी सरफेस पे हमने कर रखा है पॉलिश। अगर मैं क्या करूं, यहां से एक लाइन निकालता हूं इस जगह से यू करके, जो इस मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो मैंने इसको मान लिया ये है मेरा M1 मिरर का और ये पॉइंट हो गया M2। अब ये बिल्कुल इन बिटवीन काट रहा है इसको, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं P, जहां पे ये काटा है इसने। ठीक है, और ये कहलाएगी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये कहलाएगी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। गॉट इट, इतना पॉइंट तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो है बड़े से स्फेयर का हिस्सा है, तो अब बड़े से स्फेयर का हिस्सा है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहलाता है सी, माने सेंटर। क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सेंटर। अब होता क्या है ये देखें, अगर कोई किसी इन्फिनिटी या इनफाइनाइट डिस्टेंस से, यहाँ पे हमने मान ली कि कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ये मैंने मान लिया कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से कोई रेस चलती है, यहाँ से रेस चलती है कुछ ऐसे। ओके, लेट मी टेक वंस अगेन, यहाँ से कुछ रेस चलती हैं ऐसे। ओके, कैसे मानेंगे हम इसको ऐसे मानेंगे कि यहाँ से कोई रेस चली इनफाइनाइट डिस्टेंस से। मैं एक पेन ही ले लेता हूँ, इससे बेटर तो यही होगा। फिर ये आई बिल्कुल पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये चल रही है वैसे ये चल रही है। तो यहाँ आके टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी, इस तरफ यू। ठीक है, ऐसे ही क्या होगी, एक रे इधर से आई, वो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से और वो भी जाएगी किस तरफ, इस तरफ यू। ठीक है, ऐसे ही एक रे और आई, वो रिफ्लेक्ट होगी और वो भी कहाँ जाएगी, इसी पॉइंट पे काटेगी। ऐसे ही एक रे और आएगी, वो रिफ्लेक्ट होके इसी पॉइंट पे काटेगी। तो जिस पॉइंट पर ये बार बार काट रही है उसे बोलते हैं फोकस पॉइंट। ठीक, और इस फोकस पॉइंट को दिखाते हैं हम एफ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अंदर की ओर इस जगह पे आपको इमेज बनती हुई नजर आएगी, अंदर की ओर इन्वर्ट इमेज बनेगी। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें कॉन्वेक्स की, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं हम, कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर का ये भी पार्ट है, हमने ऊपर देखा था अभी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, कर्व्ड इनवर्ड होती है, कर्व्ड इनवर्ड होती है, यानी कि ये जो है ये रहेगी इनवर्ड। ठीक है, ये गलत लिख रखा है इन्होंने, ये आउटवर्ड होती है, मतलब हमको इस चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मैं देखकर इसको बोल रहा था, आउटवर्ड होती है। कहाँ होती है, आउटवर्ड्स होती है, यानी कि बाहर की ओर होती है। हमने ये बात की थी कि अगर तुम किसी चीज़ के अंदर यहाँ पे पॉलिश कर दो तो क्या होगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आउटवर्ड वाली सरफेस पे कोई भी चीज़ टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम जानते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है। ठीक है, उसी की बात कर लेते हैं कि चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है। तो ये जो मिड पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये जो रेज आ रही हैं ये जिन पे मैं अभी निशान लगा रहा हूँ, ठीक, ये सारी की सारी हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रेज। ठीक, और ये जो है जिसको हम रेड से दिखाएंगे अब, ये और ये सी वाली जो जा रही है वापस, ये और ये सब की सब है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब ये आती हैं और सेम एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है।
लेकिन अगर हम ये डाइवर्ट हो रही है, मतलब ये डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्ज हो रही है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम इन्हीं रेज को जहाँ से ये टकराएंगे उनको पीछे लेकर जाएं, तो हम देखेंगे वो एक पॉइंट पे क्या करेगा, कट जाएगा, यानी कि सारी की सारी रेज क्या करेंगी, किसी एक पॉइंट पर जाकर काट जाएंगी, ठीक है, एक पॉइंट पे जाकर कट जाएंगे, और जिस पॉइंट पर ये काटेंगी उसी को बोलेंगे हम फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट। तो ये इसका होगा फोकल पॉइंट। और यहाँ पे जो इमेज बनेगी, ये जो इमेज बन के आ रही है, ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। यहाँ पर जो इमेज बनी थी ये जो है तुम्हारी, ये वर्चुअल इमेज नहीं है, ये रियल इमेज है। आप इसको पर्दे पर ले सकते हैं, यहाँ पे पर्दे पे ये इमेज बन जाएगी, बट ये इमेज पर्दे पे नहीं बनती, ये पर्दे पे इमेज नहीं बनती, यानी कि बीच में अगर तुम कोई स्क्रीन वगैरह लगाओ तो यहाँ तो बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स मिरर के डाइवर्ज्ड, तो डाइवर्ज हो गई, अपीयर टू सम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, और सम पॉइंट ऑफ बिहाइंड द मिरर ये आपको देखने को मिलती है। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टर्म्स। तो कुछ टर्म्स जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्फेरिकल मिरर्स में यूज़ करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमने अभी बात की थी सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर ये कोई स्फेयर था और हमने इस स्फेयर से अगर इतने हिस्से को निकाल लिया हो, ठीक, तो इसका जो सेंटर होगा इस स्फेयर के अकॉर्डिंग सी, ठीक, और उसको किसके बराबर है, रेडियस के बराबर, तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कर्वेचर ऑफ रेडियस जो होती है वो उस स्फेयर की जो रेडियस होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, जो इस पी पॉइंट से, जो पी पॉइंट होता था यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट, उससे यहाँ तक की दूरी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं पोल। पोल क्या होता है, वही स्फेरिकल मिरर को जो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है उसे बोलते हैं पोल। पोल यानी यही सवाल है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो किसी मिरर को बीच में से काटती हुई लाइन, इमेजिनरी लाइन पास होती है, इमेजिनरी याद रखना, थ्रू द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, एंड पोल क्या कहलाएगी, सेंटर, ये सेंटर, और ये पोल से जो पास होती है उसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जहां पर सारी लाइटें आपस में टकराने के बाद, सारी रेज आपस में टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पर मिल जाए, जैसे यहाँ पर मिल रही थी, ठीक है, हमने बात की थी ना अभी, यहाँ पे जैसे मिल रही थी, तो ये कहलाएगा इसका फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट, ठीक है, क्योंकि एक जगह क्या हो रही है, फोकस हो रही है, दैट्स वाई। तो इन्होंने क्या लिख रखा है यहाँ पे फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बारे में, in the concave mirror, the rays of the light parallel to the principal axis after reflection meet a point on the principal axis called principal focus, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है कि इसके अंदर रेज जो होती हैं वो पैरेलल जाती हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद जब हम उनको पीछे की ओर डॉट डॉट मिला के लेकर जाएं, ठीक, तो वो किसी एक पॉइंट पर ऐसा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि लगता है कि हाँ मिल रही हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। तो दोनों के अंदर, इसके अंदर मिरर के जो मिरर होगा उसके पीछे की ओर बनेंगे कॉन्वेक्स के अंदर, और जो कॉनकेव होगा उसके अंदर मिरर के आगे की ओर बनेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं फोकस लेंथ या फोकल लेंथ, इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल और प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम शो करते हैं किससे, एफ से, यानी कि अगर सपोज करें ये कोई मिरर है, ये सेंटर है, और ये इसका फोकस पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है उसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल लेंथ, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसे बोलते हैं हम रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक। और ये कहलाती है फोकल पॉइंट तक की, पी से, ये कहलाती है हमारी फोकल लेंथ, ठीक। और याद रखना हमेशा फोकल लेंथ जो होगी ना, फोकल लेंथ वो रेडियस की क्या होगी, आधी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट तुमको याद रखना है। तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है वैसे, ये क्या होती है, रेडियस फोकल लेंथ की आधी होती है। लेट्स थिंक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, ठीक। हमने ये पूरी स्ट्रक्चर बना रखी है और हमने इसके अंदर पॉइंट डिसाइड किए, जैसे सी, सी माने सेंटर, यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे मिरर को, यहाँ जो पूरा का पूरा मिरर है इन्होंने थोड़ा छोटा बढ़ा दिया है इसको, अगर मैं इसको मिला दूँ, मतलब एक गोल घेरा बना दूँ, मैं ऐसे करके यूँ करके बना दूँ गोल घेरा, जो कि इसके हिसाब से थोड़ा करीब आना चाहिए था, चलो फिर भी हम मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा,
ये जो पॉइंट होगा ये जो सी है, तो यही क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो और जो यहाँ पे जो सी से पी तक की दूरी है, यानी कि सी से पी तक की जो दूरी कहलाएगी वो कहला देगी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, या तुम इसे समझ लो या ऐसे समझ लो, बात तो एक ही है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई की, तो ये शो करता है यहाँ पर एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। और प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सेंटर, फोकल पॉइंट और साथ में पोल को पार करती हुई जाती है, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, ये हो गया पोल। फिर ये जो कहलाएगी, ये पॉइंट कहलाता है आपका प्रिंसिपल फोकस, जो किसके बीच होता है? हमेशा सेंटर के और पोल के बीच में होता है। ठीक है, दोनों ही लेंसेज के अंदर। और पी एफ कहलाती है फोकल लेंथ, जिसको दिखाते हैं हम एफ से। और एफ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस, याद रखना है। अगर आपको रेडियस पता है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन अनदर स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन की। जब भी हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, देन सर्टन पॉइंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड भाई वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और क्यों हमको उनको समझने की ज़रूरत है। लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, जैसे इन कॉनकेव मिरर्स a ray of light parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। यानी कि जैसे ही कोई लाइट होगी कॉनकेव मिरर पे, वो सबसे पहले कहाँ से जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस में जाती है और उसके पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती है? ये पास करती है किससे? फोकस पॉइंट से। ये हमारा फोकस पॉइंट, यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो ये लाइट आई इंसिडेंट, यहाँ पे टकराई और इसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो ये किसको क्रॉस करती हुई जाएगी? पॉइंट को क्रॉस करती जाएगी। और जिस प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट को क्रॉस करती है उसी को बोलते हैं फोकस। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर रे आएगी, ये रे आई, ठीक, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद यहाँ पर क्या हो रही है? ये रिफ्लेक्ट हो रही है। और अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की ओर देखते हैं बढ़ाने पर, तो ये जिस पॉइंट पर क्रॉस करती है इस वाली रेस को, तो वो पॉइंट कहलाता है हमारा फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे लाइट इधर से होके जा रही हो, अंदर से लाइट आ रही है, दैट्स वाई उसको बोलते हैं हम फोकस। और ये किस में पॉसिबल है? ये पॉसिबल है तुम्हारा कॉन्वेक्स के अंदर। अब बात करते हैं हम दूसरी, कि कॉनकेव जो मिरर होते हैं, जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं, मिरर्स रे लाइट पासिस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे तुम ये करो, ऐसा मान के चलो कि कोई लाइट है, ठीक है, लाइट है जो सीधी आती है यहाँ से, और वो फोकस पॉइंट को पार करने के बाद, उस मिरर के फोकस पॉइंट को पार करने के बाद जाकर मिरर की सरफेस से टकराए, तो वो क्या करेगी? फोकस पॉइंट से अगर पार करके जा रही है तो यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी कि जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, बिकॉज ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये उससे पार होके जा रही है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर कोई रेज आए, वो यहाँ टकराए और फिर वो पैरेलल हो जाए, तो वो वहाँ आगे जाकर क्या कहाँ टकरा रही है? इसका मतलब वो टकरा रही है फोकस में। तो या तो कोई लाइट फोकस से टकराए या फिर फोकस से होकर आए, तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल चली जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू। दूसरी चीज जो समझनी है हमको यहाँ पर वो है कि कॉनकेव जो मिरर्स होते हैं उनकी रे लाइट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर वो पास कर जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो वो सेम डायरेक्शन में पीछे की ओर चली जाएगी। जैसे ही एक डायरेक्शन में जा रही है वैसे ही पीछे की ओर चली जाएगी। इन कॉन्वेक्स मिरर्स आर रे ऑफ लाइट directed toward the center of curvature after reflection is reflected back along the same direction। किसको ऐसे समझ सकते हैं? जैसे सपोज करें ये कोई सरफेस है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई ब्लेड चलाता हूँ तो वो यहाँ की टकराएगी, इससे बाउंस बैक करके वो पीछे किधर जाएगी? सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही अगर सेंटर से कोई भी चीज़ आती है तो बिल्कुल सीधी आ रही है, तो सीधी टकराने के बाद वो सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी।
ऐसे ही अगर यहाँ से कोई रे आके यहाँ टकराए और फिर वो सेंटर को क्रॉस करे, ठीक, तो उस कंडीशन में ये रिफ्लेक्शन भी इसका क्या होगा, सेम एंगल पे होगा। यानी कि अगर 180 डिग्री पे कोई चीज़ आई है तो 180 डिग्री पे ही वो वापस जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आकर कि कॉनकेव कॉनकेव or convex mirrors, a ray light directed obliquely at the pole is reflected obliquely making the equal angle with the principal axis। यानी कि अगर किसी भी मिरर के अंदर कोई लाइट किसी साइड से आए और आकर वो डायरेक्टली टकरा जाए पोल पर, उस मिरर के पोल पर, तो वो सेम एंगल पर दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन के केस में प्लेन मिरर पर होता था, तो प्लेन मिरर वाला केस आप यहाँ पे देखोगे, उसके भी एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले मिरर में आपको ये कहानी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। तो पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की। जैसे कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई चीज़ चल कर आ रही हो, ये आ रही है और यहाँ पर ये आके टकराएगी, यहाँ फिर इसका रिफ्लेक्शन होगा और ये जाएगी इस पर पॉइंट पर, कौन सा वाला, फोकल पॉइंट, और यहाँ पर फिर ये फिर इस तरफ जाएगी। तो यहाँ जो इमेज फॉर्म होगी, तो इस जगह पे याद रखना है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फोकस पॉइंट पर। तो फोकल पॉइंट पर जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी इमेज होगी, तो पहली चीज़ वो हाईली डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश का मतलब क्या होता है, ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है। तो हाईली डिमिनिश का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा छोटी। ठीक, रियल होगी, क्यों, क्योंकि किधर बन रही है, ये इस तरफ बन रही है, मिरर के आगे बन रही है, एंड इन्वर्टेड होगी, साथ में उल्टी होगी। ठीक, रियल माने यानी कि वो सच में बनेगी, उसको आप किसी सरफेस पर ले सकते हो। ठीक, तो कोई स्क्रीन पर उसकी इमेज बना सकते हो आप। दूसरी इन्वर्टेड माने उल्टी होगी, उल्टी बनेगी, और साथ में डिमिनिश का मतलब बहुत ही छोटी, बहुत छोटी, वेरी स्मॉल। ठीक है, पहली चीज़ ये आ गई। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले मिरर में कि कोई चीज़ आए जो सेंटर से कुछ दूरी पर है, बस कितनी दूरी पे, सेंटर के बियॉन्ड है, बियॉन्ड द सेंटर है। ठीक है, तो उसकी एक रे जो होगी, एक रे वो चलेगी सीधी पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किस पॉइंट पे टकराती हुई जाएगी, फोकल पॉइंट पे, फोकल पॉइंट से टकराती हुई निकल जाएगी। सिमिलरली यहीं से एक रे चलेगी और वो सेंटर को क्रॉस करके यहाँ टकराएगी और फिर सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 180 का एंगल बन रहा है, तो 180 का एंगल दोनों का रहेगा। जब टकरा कर जाएगी तो जिस पॉइंट पर ये दोनों रेज आपको काटती हुई नजर आ रही है, वो पॉइंट क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अब ये इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड। ठीक, डिमिनिश मतलब छोटी है, किससे छोटी है, इससे छोटी है। इसकी डिस्टेंस को अगर मान लो आप ए बी, और इसकी डिस्टेंस मान लो ए बी, ए डैश और बी डैश, तो यहाँ पे जो ए बी इमेज का साइज है, साइज जो होगा ए बी इमेज का साइज ए डैश बी डैश साइज से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से फिर ये रियल होगी और फिर ये इन्वर्टेड होगी। यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको पर्दे पे ले सकते हैं, तो दैट्स वाई ये कैसी इमेज है, ये रियल इमेज है, और साथ में इन्वर्टेड मतलब ये उल्टी भी है, जैसे ये बिल्कुल सीधी है और ये यहाँ पर उल्टी होगी। ठीक है, ये कौन सा केस है, जब बियॉन्ड द सी रखा हो। अब हम बात करेंगे कि अगर हम जगह बदल दें, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर पे, ये सेंटर पे। अब यहाँ से एक रे गई, किस तरफ गई, इस तरफ, और यहाँ टकराने के बाद फिर कहाँ जाएगी, फोकल पॉइंट पे। ठीक है, फिर यहीं से एक दूसरी रेस चलती है बिल्कुल सीधी फोकल पॉइंट को काटती हुई, और हमको पता है जब भी कोई चीज़ फोकल पॉइंट को काटती हुई जाती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अब पैरेलल होने की वजह से ये दोनों रेज एक दूसरे को काटेंगी कहाँ, बिल्कुल सेंटर के जस्ट नीचे। इस कंडीशन में तुमको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली कि जो इमेज का साइज होगा ए और बी, और ए डैश और बी डैश, यानी कि ये जो होगा ए और ए डैश और बी डैश दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल, इक्वल इन साइज। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर,
सेम साइज होगा किसके, ऑब्जेक्ट के। साथ में इमेज रियल होगी, पर्दे पे ले सकते हैं। इन्वर्टेड माने तुमको दिख रही है यहाँ पे ये उल्टी है, तो ये हो गई तुम्हारी इन्वर्टेड। ऑलराइट, यहाँ पे इमेज कैसी आ जाएगी, इन्वर्टेड इमेज आ जाएगी। अब बात करते हैं हम इसमें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है, तब क्या होगा। तो देखो पहला वाला रिफ्लेक्शन तो ऐसे ही होता है कि पहला वाला पॉइंट जाएगा यहाँ, टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, पॉइंट को काटते हुए इस साइड में आ गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फिर से वो फोकस पॉइंट को काटते हुए जाएगा और यहाँ पे जाके टकराएगा और फिर वो इस तरफ जाएगा, और जिस पॉइंट पर ये काट रहा है, जिस पॉइंट पर ये काट रहा है वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। अब ये इमेज कैसी है, तो पहली चीज़ जो आप इसको देख रहे हो और इसको देख रहे हो, तो दोनों के साइजेस में अगर इसको ए बोले, इसको बी, और इसको बोलेंगे हम ए डैश और इसको बी डैश, तो यहाँ पर इमेज क्या है आपकी, ए बी से बड़ी इमेज क्या है, ए डैश और बी डैश है, ठीक। तो हम बोलेंगे कि भैया इमेज क्या होगी, इनलार्ज, इनलार्ज इमेज। अब इसी साइड बन रही है तो इमेज क्या है, रियल है। अब रियल के साथ साथ इमेज उल्टी है तो इसको बोल देंगे इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, यानी कि इमेज उल्टी बन गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट आई ही फोकस पे आ जाए, फोकस पे ही रखा हो, तब क्या होगा, ये इधर जाएगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस को काटते हुए इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है इस कंडीशन में, यू विल नोटिस कि एक रेज जो होती है वो सीधी इधर जाती है, फिर यहाँ से जब वापस आती है तो वो सेंटर को काटते हुए जाती है। अब ये दोनों रेज क्या हो गई हैं, पैरेलल हो गई, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी पे, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर तुम्हारी इमेज बनेगी। अब इस तरह की जो इमेजेस होती हैं वो धुंधली होती हैं और हाईली इनलार्ज होती हैं, यानी बहुत पर्दे पर अगर तुम लोगे तुम इसको, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इनफाइनाइटी, इन्फिनिटी पे बन रही है, और साथ में ये हाईली मतलब बहुत ज़्यादा इनलार्ज होती है, ठीक है, रियल होती हैं और इन्वर्टेड तो होंगी। साथ में जो एक चीज़ है तुमको याद रखनी है कि वो ये है कि भी इस तरह की इमेज जो होती है वो धुंधली इमेज बनती है, यानी क्लियर इमेज नहीं बनती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं हम कि अगर फोकस और पोल के बीच में आ जाए तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में पहली रे ये गई, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, और कहाँ पे काट दिया, फोकस पॉइंट पे या फोकल पॉइंट पे काट दिया, ठीक है। दूसरी इमेज वही यहाँ से होके और सेंटर को पार करती हुई चली जाएगी, तो यहाँ तो इमेज पैरेलल लाइन हो जाएंगी कुछ देर में। और अगर हम इन लाइनों को पीछे की ओर बढ़ा दें थोड़ा सा, तो हमको यहाँ पे जो इमेज बनती हुई नज़र आती है वो बनती हुई नज़र आती है मिरर के पीछे। इमेज में जो ये ए और बी है और ये ए डैश और बी डैश है, इसमें जो ए डैश और बी डैश हाईली बड़ा होता है किससे, ए बी से, तो इसका मतलब इमेज तो होती है हमारी इनलार्ज, ठीक। अब ये मिरर के पीछे बन रही है, तो मिरर के पीछे बनी हुई इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है, यानी कि उसको आप पर्दे पे नहीं ले सकते। यहाँ वाली स्क्रीन पे आ सकती है लेकिन यहाँ वाली कभी भी स्क्रीन पे नहीं आएगी, और ऊपर से ये सीधी बन रही है तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। इमेज क्या बन गई, इरेक्ट इमेज बनती हुई तुमको यहाँ पे नजर आ रही है, ऑलराइट। अब बात करते हैं हम दूसरे मिरर की, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्वेक्स का केस, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब भी क्या देखोगे, कहीं इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी से मतलब सीधी लाइट पड़ेगी, कहाँ पर आगे पड़ेगी, इसके ऊपर, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ऐसे ही सिमिलरली एक यहाँ आएगी फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी और ये इस साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर हम इन सबको मिला दें तो ये आएगा पॉइंट, ठीक। तो पॉइंट क्या आ रहा है, ये सवाल है। अगर इन्फिनिटी पे कोई चीज़ रखी है तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बन रही है, ठीक। अब इस साइड बन रही है मिरर के अंदर जाकर, तो ये वर्चुअल होगी और इमेज हमेशा सीधी बनती है इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरी इमेज में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा करीब लेकर आते हैं, तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट पर रखा, ठीक है, जो पोल के पास में है, ठीक, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर डिमिनिश, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसे देख लेते हैं। लाइट जाएगी, सबसे पहले लाइट जाएगी, यहाँ टकराएगी रे और रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। अगर हम उसको देखें पीछे की ओर कहाँ से आती हुई लग रही है तो वो आएगी फोकस पॉइंट से, फिर एक रे जाएगी बिल्कुल सीधी और इसके सेंटर को, जो कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसको पार करती हुई निकल जाएगी। जिस भी पॉइंट पे इसने काटा वहाँ पर एक इमेज बनेगी, ठीक है, और ये इमेज क्या होगी, ये इमेज होगी डिमिनिश, ठीक। मिरर के पीछे बन रही है तो ऑफकोर्स होगी वर्चुअल,
और साथ में बिल्कुल सीधी बनी है तो होगी इरेक्ट, और स्मॉलर इमेज क्या होगी, स्मॉलर होगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम पता कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कर्वे कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स, व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि जो लाइट होती है जब वो उससे टकराती है तो वो लाइट को क्या कर देती है, पैरेलल कर देती है, एकदम सीधा कर देती है। और देखो सीधी लाइट कब होती थी, जब टकराती थी फोकल पॉइंट से जाके टकराए, पास होती हुई जाएगी तो हमेशा लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आर यूज इन शेविंग मिरर, शेविंग मिरर के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर इमेज कैसी बनती है, बड़ी इमेज बनती है। सी लार्जर इमेजेस ऑफ द फेस। ठीक है, दे आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्जर इमेजेस ऑफ द टीथ। तो जो डेंटिस्ट यूज करते हैं एक मिरर जो एक बड़े से चम्मच जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो वो भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है जिससे कि बड़ी इमेज बन जाए। Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces। यानी कि सोलर फर्नेसेस के अंदर भी क्या करते हैं हम, बड़े बड़े फर्नेसेस को यूज़ करते हैं जो लाइट को क्या कर देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है। इसको बोलते क्या है, कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है, तो चीज़ों को कन्वर्ट करके एक जगह पे पहुंचा देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये इमेज छोटी छोटी इमेजेस बनाता है, यानी कि स्मॉलर इमेजेस बनाता है। ये बड़ी चीज़ की इमेज क्या बने, छोटी बने। जैसे रियर मिरर होता है व्हीकल्स के अंदर, उसके अंदर हमको पीछे का पूरा रोड नजर आता है। ठीक, यानी कि बहुत बड़ा चीज़ हमको भी बहुत छोटी जगह में समा जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का। जब हमको बड़ी इमेज बनानी होती है यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर्स गिव इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी, डिमिनिश छोटी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। दे हैव वाइडर फील्ड टू व्यू देन अ प्लानर मिरर। यानी कि जो प्लानर मिरर होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बड़े फील्ड को ये छोटा करके दिखा देता है। अब अभी हम बात करेंगे कार्टेशियंस की। कार्टेशियंस क्या होते हैं, यानी कि डायरेक्शन साइंस वगैरह क्या होते हैं, ठीक उनके बारे में, जिससे हमको हेल्प हो जाए कन्वर्जन करने में स्फेरिकल मिरर की डेटा को। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, तो इस मिरर को क्या करना है तुमको, सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, एक लाइन ही खींच दो। ओके, एक लाइन यूं खींच देनी है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है बीच वाला, ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम जीरो, इसको मानेंगे हम एक्स और इसको मानेंगे हम वाई। ये डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है निगेटिव, ये डायरेक्शन ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली है निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। अब तुमको कोई भी मिरर यहाँ पे रखना है इसके सेंटर में, यूं या यूं। अब तुमको डेटा जो है जीरो पॉइंट मान लेंगे हम सेम यहाँ पर। ये सपोज करें अगर हम इस मिरर की बात कर रहे हैं तो इस मिरर के अंदर तुमको करना क्या है, यूं। ओके, फिर से एक लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे घुमा लेते हैं इसको और फिर उठा के रख देते हैं यहाँ। ठीक है, ओके। इस तरीके से। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये हमारी ऊपर वाली पॉजिटिव साइड रहेगी, यानी कि ये हो गई मेरी पॉजिटिव साइड, ये हो गई मेरी निगेटिव साइड। ये हमको हेल्प करेगी किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे आती है, पॉजिटिव अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर हम इस साइड जाते हैं तो ये डायरेक्शन हमारी निगेटिव थी, तो यहाँ की सारी डायरेक्शन क्या होंगी, निगेटिव। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो आपको याद रखना है कि नॉर्मली जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो होगी पॉजिटिव, इमेज की जो हाइट है वो होगी निगेटिव। ठीक है, ऊपर से तुमको क्या याद रखना है कि यहाँ से लेकर व्यू, यानी कि ये जो है
और ये डिस्टेंस है यूनिट की, इनकी यूनिट जो रखी है, ये जो है ये डिस्टेंस है इसकी इमेज की व्यू, तो ये आएगा निगेटिव और ये भी आएगा निगेटिव। ठीक, इसकी जो फोकल लेंथ होगी, जैसे सपोज करें अगर मैं इसको मान लेता हूँ सेंटर, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी यानी कि ये भी जो आएगी वो भी आएगी रेडियस निगेटिव। जो फोकल होगा इसका, फोकल ये एफ, यहाँ से लेके जो फोकल लेंथ होगी वो भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। सारी वैल्यू क्या आएंगी इसकी, निगेटिव आएंगी, जो आप इस ग्राफ के बेसिस पे इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब इसी को बेस मान के हम फॉर्मूला बनाते हैं अपना। हमने समझ लिया कि देखो भाई किसी भी मिरर के अंदर किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो मिरर्स फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल मिरर्स, तो मिलर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको दिखाते हैं यूनिट की डिस्टेंस कितनी थी यू, इमेज डिस्टेंस व्यू, व्यू मतलब होता है इमेज के जो व्यू है उसकी डिस्टेंस कितनी है, और फोकल लेंथ यानी कि इनके बीच का रिलेशन होता है ये सा वाला, इनके बीच का डिस्टेंस होता है ये सा वाला रिलेशन। ठीक है, ये है तुम्हारी इमेज जहां पर बनी है कितनी दूर, ये है तुम्हारा जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, और ये है तुम्हारी फोकल लेंथ। और जब भी आप बात करोगे इस केस के अंदर, यानी कि अगर आप बात करोगे कॉनकेव के अंदर, तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी, निगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन जब भी बात करोगे आप कॉन्वेक्स के अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक, और इवन यहाँ पे जो इमेज बनती है यू, वो भी पीछे की ओर बनती है, तो वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यू नहीं बी, बी पॉजिटिव होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव ही होगा जब भी हम बात करें कॉन्वेक्स। लेकिन इसमें सारी की सारी चीज़ें मोस्टली पॉजिटिव होती हैं जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच ना आ जाए। ठीक, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन है क्या, किसी भी मिरर की एबिलिटी टू प्रोड्यूस द इमेज, यानी कि इमेज को वो कैसा प्रोड्यूस करता है। ठीक, उसकी उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन हमेशा इक्वल टू होता है कि उस इमेज की हाइट क्या है और उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की हाइट से अगर हम इमेज की हाइट को क्या कर दें, सब डिवाइड कर दें, तो हमको यहाँ पे मिलेगा फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हम इस फॉर्मूले की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका बी और यू। तो यहाँ पे निगेटिव लेना पड़ता है, और बी माने व्यू को, यानी कि इमेज, जैसे ये इमेज आ रही थी तो उसकी इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से, उसको अगर हम डिवाइड कर दें उस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके डिस्टेंस से, ठीक, तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये हाइट है, ये हाइट के लिए यूज़ किया गया है एच, और ये है डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास बन गए। इन दोनों फॉर्मूले को हम रिलेट भी करा सकते हैं। एम इक्वल टू है एच आई अपॉन एच ओ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, यानी कि इसी फॉर्मूले को हम यू भी लिख सकते थे कि भाई यहाँ पर होगा हमारा एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ये भी हमारा मेरा फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमें इसमें से तीन चीज़ें दी हों और फोर्थ चीज़ हमको निकालनी हो। अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर क्या करे, एंटर करे। तो यहाँ पे क्या है कि कोई ऑप्लीक्यू फ्रॉम अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्लीक्यू टू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम्स इनटू द अनदर गेट्स बेंड, यानी कि दूसरे मीडियम के अंदर अगर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड कर जाएगी। बेंडिंग ऑफ लाइट कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेरर, रेरर का मतलब होता है जहाँ पे डेंसिटी या डेंस मीडियम क्या हो, थोड़ा हल्का हो। ठीक, रेरर मीडियम टू डेंस मीडियम, तो उस कंडीशन में लाइट हमेशा क्या किसकी ओर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। लेकिन जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम्स के अंदर जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो इसको तुम ऐसे समझ लो कि जैसे ये नीचे जो है ये वाटर है, ये वाटर है, और ये क्या है, थोड़ा डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट ऊपर से आएगी तो लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो क्या करती है, थोड़ा सा झुक जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है टूवर्ड नॉर्मल, तो ये जा रही है टूवर्ड नॉर्मल। तो इस कंडीशन में क्या है, हमको पता चल गया कि भाई मीडियम वन और मीडियम टू में जो मीडियम टू है वो ज़्यादा डेंसर है मीडियम वन से,
जो तुमको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली अगर तुम गिलास के अंदर स्पून डाल के रखो तो आप उसको चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन अगर लाइट किसी डेंसर मीडियम से आ रही है, जैसे ये ऊपर वाला मीडियम वाटर समझ लो, अगर वाटर के बाहर लाइट आ रही है तो वो क्या करेगी, जैसे एयर के अंदर आएगी, एयर, ये भी एयर समझ लो आप, एयर के अंदर आएगी तो वो क्या करेगी, जो नॉर्मल होता है उससे भी दूर जाएगी, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। ये आपको आसानी से यहाँ पर देखने मिल जाएगा। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब्स, यानी कि ग्लास स्लेब्स लिया है, उसके ऊपर हम इन चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस। जैसे सपोज करो कोई लाइट है, वो आई और आकर यहाँ पर टकराई, ठीक। इसके बाद हम जानते हैं ये डेंसर है और ये क्या है, ये सवाल जो होगा ये होगा रेयर, ठीक है। अब ये टकराएगी तो ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ, ये हमारा नॉर्मल, तो ये डेंसर होने की वजह से नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो हमारी जो इंसिडेंट है और जो रिफ्रैक्टेड है, ठीक, ये रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है, तो यहाँ पर इंसिडेंट का जो एंगल है वो ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टेड से, ठीक है। फिर क्या करती है, लाइट यूं ही ट्रैवल करती है एकदम सीधी और फिर जाके टकराती है, यानी कि जब स्लेव से बाहर निकलेगी तो यहाँ से अब ये डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, लाइटर यानी कि रेयर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे कि इसको जाना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ ना जाकर ये क्या करेगी, अवे चली जाएगी, जो नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल से क्या चली जाएगी, दूर चली जाएगी, ठीक। और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर अगर ये जाती तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल, क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और इनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या कहलाएगा, वो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ऑलराइट। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब निकलना, बाहर जाना, तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस है इसका। यहाँ पर तुमको पता चलेगा कि एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है और इमरजेंट रेज क्या होती है, जो किसी ग्लास स्लेब्स या फिर डेंसर मीडियम के बाहर जाती है, उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमरजेंस या फिर एंगल ऑफ या इमरजेंट रेज। अब बात कर लेते हैं हम लॉस की। इसके लॉस थोड़े अलग हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, एक लॉ तो सेम ही होगा कि भाई इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगी। ये इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम्स एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन सेम प्लेन, यानी कि सब के सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो रेशियो होता है साइन एंगल का ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि साइन आई और साइन आर क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, चाहे कहीं भी लाइट निकले कहीं भी लाइट जाए। और इस लॉस को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक। पहले इससे बहुत क्वेश्चन आते थे। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको बताता है कि भाई मीडियम टू मीडियम जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसके बीच में रिलेशन क्या है। तो ये क्या कहता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यानी कि या तो किसी वैक्यूम के अंदर स्पीड क्या है या फिर किसी मीडियम में उसकी स्पीड क्या है उसे निकालते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक, पहला हमने जिसको हम सी से दिखा देते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम को हम बी से दिखा रहे हैं, यानी कि वैक्यूम के अंदर उसकी स्पीड क्या होगी। तो जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी चीज़ का, जब हम किसी एक सर्टन चीज़ से कंपेयर करें, कंपेयर जैसे मैं एयर से कंपेयर करने लगूँ वाटर को, और एयर से कंपेयर करने लगूँ मैं किसी मिरर स्लेब वगैरह को, ग्लास स्लैब को, ठीक है। तो मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम वन इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है। क्या आ जाएगा, हमको रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो क्या है, टू की रिस्पेक्ट में वन की बात कर रहे हैं, तो हम वन वाले की स्पीड ऊपर रखेंगे और टू वाले की स्पीड नीचे रख देंगे, और इसको बोलेंगे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना ये कहलाता है रिलेटिव, जब तुम किसी से कंपेयर कराते हो तब। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्फेरिकल लेंसेज की। स्फेरिकल लेंसेज में क्या होता है कि इनकी दोनों सरफेसें एक जैसी होंगी, बस इन पर पॉलिश नहीं होता, ठीक है। तो ये किन्हीं दो स्फेयर का पार्ट मान सकते हो आप, जैसे ये एक तो ये हो गया और एक ये, ठीक। तो किसी दो स्फेयर के पार्ट्स को इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम लेंसेज,
ठीक, ऐसे अगर ये ही दो पार्ट हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो गया हमारा लेंस कहलाएगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर अभी इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेंसेज को क्या किया जाता है, घिस घिस के बनाया जाता है। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम लेंसेज की। लेंसेज क्या होते हैं, इनके ऊपर कोई पॉलिश वगैरह कुछ हुआ नहीं। स्फेरिकल लेंसेज इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, यानी कि जिसकी दो सरफेसेस होंगी, वन और बोथ विच आर स्फेरिकल, यानी कि उनमें से एक या दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे हम दोनों स्फेरिकल की बात करने वाले हैं। तो लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स मेनली, एक तो होते हैं कॉन्वेक्स और होते हैं कॉनकेव लेंसेज, यानी कि एक कॉन्वेक्स होते हैं और एक कॉनकेव होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज इज थिकर इन मिडल। कॉन्वेक्स जो लेंसेज होते हैं वो बीच में क्या होते हैं, थिकर होते हैं। अब कॉनकेव की बात करो तो बीच में क्या होते हैं, वो थिनर होते हैं, याद रखना है। एंड थिकर एट एजिस, और एजिस के पास क्या होंगे, ये थिनर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये थिनर में देखने को मिलेंगे तुमको, और ये क्या मिलेंगे यहाँ पर, थिकर मिलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि कॉन्वेक्स जो होगा उसके अंदर आपको बीच में मोटाई और साइडों में पतला, ठीक। ऐसी कॉनकेव जो होगा तो उसके केस में आपको बीच में पतला और साइडों में क्या दिखेगी, मोटाई दिखेगी। ठीक है, तो इनके कन्वर्जेंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या करते हैं, किसी भी लाइट को लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्जेंट कर देते हैं। वो कौन से, कॉन्वेक्स वाले, याद रखना कॉन्वेक्स वाले। जैसा काम सबसे पहले, इससे पहले कौन कर रहा था, अगर मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर इस तरीके का बिहेवियर दिखाता था कि वो लाइट को क्या कर देता, कन्वर्जेंट कर रहा था। दूसरी बात करें हम यहाँ पर, तो दूसरा आ गया कॉनकेव मिरर्स। तो कॉनकेव मिरर्स क्या करते हैं, थिकर होते हैं मिडल में और थिनर होते हैं मिडल में और थिकर हो जाते हैं एजिस पर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लाइट को फैला देते हैं, यानी कि यहाँ कोई लाइट आएगी उसे फैला देंगे यूँ करके। ठीक, उसको क्या कर देंगे, उसके एंगल से फैला देंगे, और जब हम इनको मिलाएंगे एक जगह पर तो ये फोकल पॉइंट से मिलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको याद रखना है कि इनका बिहेवियर किस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्लेक्शन होता कैसे, तो जो भी लेंसेज होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, जैसे ये जो साइड होगी इसको मानेंगे हम F1, जो मेन फोकस पॉइंट होगा, और एक होगा F2, ये इसको सेंटर मान लो आप, ये जो बना है यूँ करके इसका सेंटर मान लो। ठीक, दूसरा है ये सा वाला। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे के साथ रिलेट नहीं करता। तो ये F2 होगा और फिर ये होगा 2F, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा 2, ये सेंटर 1 था, ये फोकल 1 था और ये फोकल 2 है, इस तरीके से समझ लो। ये जो होता है ये आ गए हम इस पर कॉनकेव पे, ठीक, कॉनकेव लेंस के ऊपर। तो इस पर भी क्या होता है, F1 और ये आ गया तुम्हारा C1 और यहाँ पे F2 और ये आ गया तुम्हारा C2। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसको भी समझ सकते हो। ऑलराइट, इस तरीके से अगर कोई लाइट आए जो पैरेलल आ रही है तो वो आएगी, टकराएगी और इस F1 पॉइंट को काटती हुई चली जाएगी। अगर हम बात करें इसमें तो ये आएगी यहाँ से टकरा के ये रिफ्लेक्ट होगी, डाइवर्ज हो जाएगी एक तरीके से, और जब हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से निकल के आ रही थी, F1 से निकल के आ रही थी। इन चीज़ों का ध्यान रखना खास तौर से। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई लाइट आए और वो F1 को काटती हुई जाए तो उसके बाद वो क्या हो जाती है, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल हो जाती है सिंपली। ऐसे ही अगर कोई लाइट आए और वो क्रॉस करती हुई लगे जैसे F2 को काट रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। जो हमने मिरर में देखा था वही सेम लॉज यहाँ पे फॉलो होंगे लाइट के बारे में। अगर कोई चीज़ पोल पे टकराए आके, बिल्कुल बिल्कुल पोल जो बीच वाला ओ है उससे टकराए तो बिल्कुल सीधी ऐसे ही पार हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही मिरर में ये, वहाँ पे भी सिंपल था, वो डायरेक्टली सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती थी, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं इमेज फॉर्म। तो सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक, तो जो लाइंस हैं वो क्या चलेंगी, रेस चलेंगी पैरेलल, और ये पैरेलल रेस यहाँ पे कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मिलेंगी, जो पॉइंट क्या होगा, F2। और यहाँ पे जो इमेज बनेगी, पहली चीज़ याद रखना, अगर दूर रखा है तो ये हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक, इमेज रियल होगी और साथ में इन्वर्टेड होगी, साथ में इन्वर्टेड होगी। दूसरी चीज़ है ये कि अगर कोई चीज़ रखी है F2 पर, यहाँ पर F2 के बियॉन्ड रखी है, ठीक, तो यहाँ पर हमको याद रखना है बियॉन्ड F1 रखी है, तो इस साइड में आ गए F1, 2F1।
यानी कि सेंटर के बियॉन्ड रखिए। तो तुमको याद होगा सेंटर के बियॉन्ड हमने जब पढ़ा था तो हम क्या बात कर रहे थे। तो जब भी कोई लाइट आएगी वो जाएगी सीधी टकरा के कहाँ से निकलेगी, F2 से, और फिर एक सीधी जाएगी बिल्कुल और यहाँ O पॉइंट को क्रॉस करती हुई जाएगी। अब जहाँ पर भी एक एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहीं पर एक इमेज बन जाएगी, और इमेज बनेगी F2 और 2F2 के बीच, यानी कि C2 और F2 के बीच बनेगी। तो ये जो इमेज बन रही है ये डिमिनिश है, छोटी है अपने मेन इमेज से, साथ में रियल है क्योंकि हम इसको पर्दे पे स्क्रीन पे ले सकते हैं, उल्टी है तो दैट्स वाई इन्वर्टेड है। तो ये हो गए करेक्टरिस्टिक्स एक इमेज के। अगर हम क्या करें उसको उठाकर F1 पे ले आए, F1 मतलब C1 पे ले आए, तो तुमको वैसे ही C2 के ऊपर इमेज बनती हुई नजर आएगी जैसे मिरर में हुआ था। इमेज आई, पॉइंट को क्रॉस करती हुई गई, एक यहाँ से मिड्स पॉइंट से गई, यहाँ पे काटा, तो ये जो इमेज बनी है ये सिमिलर साइज है, सेम साइज है, याद रखना है, साथ में रियल है और इन्वर्टेड है मतलब छोटी है, उल्टी है। ठीक है। अब अगर हम F1 और F2 और F1 के बीच में रख दें तो सिमिलर वही होगा, यहाँ से गया रिफ्लेक्ट किया इसने, ठीक है, F2 से होते हुए सेंटर से आएगा, यहाँ से आके ये एक पॉइंट पे काटेगा, तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी वो इनलार्ज होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी, और स्क्रीन पे ले सकते हैं तो ये रियल होगी। अब बात करते हैं हम इस पर कि अगर कोई फोकस पॉइंट पर ही आ जाए तब क्या होगा। तो जैसे सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई इमेज आ गई तो ये बिल्कुल सीधी फोकल पॉइंट को काटती हुई चली जाएगी और यहाँ से ये बीच वाले सेंटर से होकर चली जाएगी। इस कंडीशन में जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो हम बोल देंगे हाईली इनलार्ज। कहीं मिलती नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, कहीं भी आपको मिलती हुई नज़र नहीं आएगी, साथ में रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, तो ये चीज़ तो कॉमन ही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए बिल्कुल बीच में, बीच में किसके, ओ के और F1 के बीच में, तो पहली चीज़ ये यहाँ जाएगा और हमेशा की तरह F1 F2 को काटते हुए निकल जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ से हम देखें तो ये O को काटते हुए बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। लेकिन इन्हीं लाइनों को अगर हम मिलाएं, यानी कि अगर तुम्हारी आई यहाँ पर हो, तुम देख रहे हो, तुमको लगेगा कि इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बनी हुई है, ठीक है, ये जो इमेज है इनलार्ज तो है बट है वर्चुअल, यानी कि इसको आप किसी स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो इनलार्ज है, वर्चुअल है और साथ में इरेक्ट है, यानी कि सीधी है, जैसे लास्ट वाली इमेज में हुआ था जब हम बात कर रहे थे किसके, कॉनकेव मिरर की। तो यहाँ पे मिरर के जो मिरर होते हैं उसके करेक्टर अपोजिट होते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि अगर तुम्हारे पास कॉनकेव लेंस होता तब क्या होता। तो ये रहा कॉनकेव लेंस, इसमें से क्या होगा कि अगर कोई पैरेलल रेज आती हैं इन्फिनिटी से तो आके टकराएंगी, ये तो बैक से चली जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी इस तरफ, ये इस तरफ, ये सीधी निकल गई, हाँ लेंस की वजह से, ये इस तरफ डाइवर्ज हो जाएगी और ये इस तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। और हम अगर यहाँ पर खड़े हों, यानी कि ये हमारी आँख हो और हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हों, तो यू विल नोटिस कि रेज आर कमिंग फ्रॉम F1, यानी कि यहाँ पर ये छोटे नजर आएंगे। इमेज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटी बनती है तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, और वो भी कैसी, हाईली, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज मिलेगी। वर्चुअल है क्योंकि मिरर लेंस के इस तरफ बन रही है, इस तरफ नहीं बन रही जहाँ पे हम खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक। और इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट। अब बात करते हैं हम इसके बारे में कि अगर ऑब्जेक्ट आ जाए F1 से दूर और यहाँ पे हम मान लेते हैं F2 के पास में रहा हूँ, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इमेज के लिए यहाँ से ये गया, फिर ये डाइवर्ज हो गया, इस तरीके से सीधी जो लाइट आएगी वो अगर वो सेंटर को पार करती हुई जाती है इसकी O पॉइंट, तो यहाँ से ये जब हम इसको बैक लेकर आएंगे तो ये जिस F1 पॉइंट पर काटेंगे वहाँ से एक इमेज बनेगी। अब ये इमेज जो बनी है स्मॉल बनी है, यानी कि डिमिनिश बनी है, बहुत ज़्यादा डिमिनिश नहीं है लेकिन स्टिल इट इज़ डिमिनिश, साथ में ये वर्चुअल है और सीधी है तो वी कॉल इट इरेक्ट। ओके, नाउ वी रीच टू साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन में याद रखना है तुमको कि हमेशा अगर मैं इस पॉइंट को मानता, ऑलराइट,
तो हम क्या मानते हैं, इस साइड को, ये सी वाली जो पूरी लाइन है, ये सा वाली जो साइड आ जाएगी हमारी पॉजिटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है। ऊपर वाली साइड हमेशा पॉजिटिव होती है और नीचे वाली साइड हमेशा निगेटिव होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम मेजर करेंगे पॉजिटिव, कोई भी जो इमेज बनेगी उसको मेजर करेंगे हम निगेटिव में। ठीक, जो डिस्टेंस है इसकी, वो डिस्टेंस जो है यानी कि u जो है वो हमेशा निगेटिव होगा, लेकिन जो इमेज की डिस्टेंस है b वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंस हम हमेशा इधर की यूज करते हैं, तो फोकल लेंस आर ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना है किसके केस में बात कर रहे हैं अभी हम, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक है, इसके फॉर्मूले में क्या करना पड़ता है हमको कि इस फॉर्मूले में यहाँ पे सिर्फ निगेटिव साइन आ जाता है, जो हम अभी तक बात कर रहे थे ना उसके मुताबिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन। ये फॉर्मूला बनेगा जो हमने अभी मिरर की बात की थी, मिरर में यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने अभी देखा ऑलराइट। फिर उसके बाद अगर हमको निकालनी हो इसकी मैग्निफिकेशन को, तो वी यूज द सिमिलर फॉर्मूला। बस अगर हम b और u का इस्तेमाल करना हो तो देखो ऑलरेडी वी वर यूजिंग द माइनस ना वहाँ पर, तो यहाँ पे ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन के आएगा जो कुछ ऐसा है। ठीक है, बस लेंस में तुमको याद रखना है कि यहाँ पे एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू बी अपॉन यू, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं हम लेंस पावर की। जब भी बात होती है लेंस की पावर की, तो पावर की बात करते हैं, तो इट इज व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जो भी फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल होता है। बस याद रखना है कि फोकल लेंथ तुमको मोस्टली सेंटीमीटर में होती है, लेकिन तुमको मीटर में लेनी है इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर हम डिवाइड कर दें फोकल लेंथ को, तब हमको मिलती है वैल्यू। जो फोकल लेंथ है या पावर पावर ऑफ लेंथ वो है आपकी लेंस की, वो उसको हम नापते हैं एसआई यूनिट, जिसको बोलते हैं डायोप्टर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और एक डायोप्टर जो होता है, वन डायोप्टर जो होता है इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसकी वैल्यू जो आएगी 1 डायोप्टर। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो कन्वेक्स मिरर होते हैं उनकी हमेशा निगेटिव होती है। वो डिपेंड करती है किस पर, एफ से, क्योंकि जो एफ होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स लेंस का, वो हमेशा होता है निगेटिव। जबकि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की तो इसमें होता है हमेशा पॉजिटिव। दैट्स वाई इनकी वैल्यू भी निगेटिव और पॉजिटिव आ जाती है। ऑलराइट, इस चैप्टर के अंदर जो कुछ चीज़ें थी जो तुमको ध्यान से समझ लेनी चाहिए, दैट इज फॉर्मूला। तो अगर हम बात करते हैं मिरर की, तो तुमको सबसे ज़्यादा काम करना है डायग्राम्स पर। तुम्हारे सारे डायग्राम क्लियर होने चाहिए, कॉनकेव मिरर के और इवन कॉन्वेक्स मिरर के, सारे के सारे। ठीक, इवन कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव लेंस के। ठीक, कॉनकेव लेंस की याद रखना, जो इसकी इमेजेस हैं वो इसके सिमिलर होंगी, कॉनकेव मिरर की कॉन्वेक्स लेंस की सिमिलर होंगी, और कॉन्वेक्स मिरर की कॉनकेव लेंस के सिमिलर होंगी। सारी की सारी इमेजेस एक जैसी होती हैं, बस स्ट्रक्चर बदलने की वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत तुमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। बाकी क्वालिटी सबकी सेम रहेगी, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज आर ऑलवेज सिमिलर, सेम। गॉट इट, ओके। इसके बाद अगर हम अगली चीज़ की बात करें जो तुमको देखना है, वो है मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/b, b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, और मैग्निफिकेशन का क्या होता है, m HI/HO इक्वल टू माइनस v/u।
ऐसे लेंस के फॉर्मूले के क्वेश्चन आते हैं, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लेंस के लिए। ठीक, मैग्नीफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर HI/H0 सेम रहेगा, बस यहाँ पर हो जाएगा प्लस B/u। ठीक, एक लास्ट फॉर्मूला है पावर का, पावर ऑफ लेंस, उसमें लेते हैं हम P इक्वल टू 1/f, और f जो होता है ये लिया जाता है मीटर में, याद रखना। ठीक, अगर f आ रहा है निगेटिव तो इसका मतलब जो लेंस आप यूज कर रहे हैं वो लेंस होगा आपका कॉनकेव लेंस, और अगर यहाँ पर f आ रहा है पॉजिटिव देन जो लेंस होगा आपका वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना है इस चीज़ों को। इसके रिवीजन वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है आपका तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।